नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की इस न्यूज़ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है द फॉर्म लॉज। ये वही लॉ हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने अपने विंटर सेशन में, जो कि सितंबर में स्टार्ट हुआ था, उसमें पारित किए हैं। और इस फॉर्म लॉज को लेकर आप सभी को पता होगा कि पूरे देश में अलग अलग तरह के कितने तरह के जो है कि विरोध देखने को मिल रहा है। पूरे किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, हरियाणा से लेकर पंजाब वगैरह। कुछ किसान जो है यूपी से लेकर भी पूरे किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और खासकर इसमें जो अपोजिशन वाले हैं वो तो अलग ही अपना जो है कि धूम मचा कर रखे हुए हैं। तो इस लॉ को लेकर जो भी अपोजिशन है वो अपोजिशन क्यों है, क्या है, इस बारे में इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरे डिटेल में हम इस पूरे लॉ को जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लॉ जो है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरे देश में जिस तरह से अपोजिशन वाले या फिर जो भी किसान हैं वो जितने भी तरह के विरोध हो रहा है, उस विरोध में कितने लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो भी लॉ है वो एंटी फार्मर लॉ है, यानी कि किसानों को परेशान करने के लिए किया गया है। और कितने लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के ही बाहर है, जो कि ये लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जैसे ही हम इस बेसिस पे कि ये जो फॉर्म लॉज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी फार्मर है, जब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, इस लॉ को खारिज कर दिया जाएगा। कितने लोग तो इस बात पर लेकर अड़े हुए हैं। तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो फॉर्म लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉट। यानी कि आज का जो हमारे डिस्कशन का जो मेन फंडा रहेगा वो यही रहेगा कि ये जो फॉर्म लॉज है, जो कि ये वही फॉर्म लॉज है जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने अपने विंटर सेशन में, सॉरी मानसून सेशन में, जो कि सितंबर में शुरू हुआ था, उसमें पारित करवाया था। ये जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम आज इसी बारे में खासकर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और इसके बारे में मेन बात अगर ये देखा जाए कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की बात कही गई है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल होगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा कि जिस लॉ के बारे में बात हो रहा है उस लॉ का कंटेंट और उस लॉ को इनेक्ट करने में, उस लॉ को फॉर्मुलेट करने में जो भी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, उस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इस पर दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। एक तो है कि कंटेंट, क्या ये लॉ जो है वो कंटेंट के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर। ओके, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले कंटेंट के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी लॉ, किसी भी लॉ को जो कि पारित किया गया है पार्लियामेंट के तहत, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर, आफ्टर गेनिंग द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इफ एनी लॉ पास्ड, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट दिस लॉ विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर वो लॉ, उस लॉ के अंदर कोई भी ऐसी बात कही गई है, कोई भी इस तरह के प्रावधान डाले गए हैं जो कि ऐसा कंटेंट है जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हर एक प्रोविजन से अलग है, यानी कि किसी भी प्रोविजन का खंडन करता है, उसके अंदर मौजूद किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस लॉ के उतने हिस्से को, जितना हिस्सा इस बात को दर्शाएगा, इस बात का प्रमाण देगा कि ये जो प्रोविजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उतना हिस्सा उस लॉ का खारिज कर दिया जाएगा। ये कहाँ पे है कि अगर कोई भी लॉ कंटेंट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आएंगे प्रोसीजर के बारे में। अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट के अंदर, अगर उसके फॉर्मुलेट उसे इनेक्ट किया जा रहा है और अगर उसके प्रोसीजर में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि रहा, प्रोसीजर में ऐसा लग रहा है कि इस लॉ को इनेक्ट करवाने में जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस बेसिस पे उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। उतना हिस्सा उसका नल एंड वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा। तो देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी लॉ है, जो फॉर्म लॉ है, तीन तरह के फॉर्म लॉ पारित हुए थे। पहले हम उन तीनों लॉ को अभी बाद में हम देखेंगे। फिलहाल तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जितने भी विरोध हो रहे हैं उनमें सबसे जो मेन मुद्दा है, जो हर एक किसान, अपोजिशन से लेकर जितने भी लोग अड़े हुए हैं इसको लेकर, वो यही कह रहे हैं कि ये जो लॉ है वो एंटी फार्मर लॉ है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इसके बारे में अगर हम डिटेल में चर्चा करें, देखिए कोई भी लॉ, अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहा है, उसके पीछे कौन क्या तर्क दे रहा है, इसके जाल में पढ़ने से बेहतर है कि हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके, इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बाय आर्टिकल को फॉलो करते हुए, इस एक्ट को पढ़कर इस बारे में हम फुल्ली जानकारी ले लें कि ये जो लॉ है वो लॉ कह क्या रहा है और लॉ बनाने में कौन कौन से आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए उस लॉ को बनाया गया है। हमें उस समय जब हम इन सारे बातों को, सारे डायमेंशन को हम कवर कर लेंगे, अपने आप हमें इस बारे में जानकारी हो जाएगी कि जो ये लॉ है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके बारे में चर्चा न करते हुए कि कौन
जो गवर्नमेंट है या फिर अपोजिशन वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि अपना इससे रिलेटेड अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये जो लॉ है वो कंटेंट के बेसिस पे क्या कहता है। ओके अगर हम कंटेंट से स्टार्ट करें तो कंटेंट में देखिए कोई भी लॉ सबसे पहले यहाँ आता है कि अगर कोई भी लॉ जो लॉ पारित हो चुका है वो अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी भी पार्ट को, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स के में किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर डायरेक्ट रूप से हनन करे तो उतना हिस्सा उस लॉ का नल एंड वाइड कर दिया जाता है, उतना हिस्सा उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। और अगर इस लॉ को हम ध्यान से देखें कि यहाँ से अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अपना जो ये फॉर्म लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह रहा है, चाहे वो अपोजिशन वाले हो, चाहे कोई फार्मर यूनियन हो, चाहे कोई भी हो, ये यहाँ पे कतई नहीं कह रहा है कि ये जो लॉ है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। यानी कि फंडामेंटल, हाँ ये अक्सर ये कोई कह सकता है कि फंडामेंटल राइट्स में एक आता है आर्टिकल नंबर 13, जो आर्टिकल नंबर 13 है फंडामेंटल राइट्स का, इसको कहीं ना कहीं हनन, लेकिन ये भी कोई उतना जो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे कोई कह सकता है कि हमारे आजीविका से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का हनन हो रहा है। तो यहाँ से एक मुद्दा तो उठ सकता है, लेकिन ये भी डायरेक्ट इस बात का प्रमाण या फिर डायरेक्ट ये कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है कि आर्टिकल 13 के बेसिस पे कोई इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट रूप से हनन होता हुआ, डायरेक्ट रूप से डिसमेंटल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे तो यहाँ तक तो है कि फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। फिर अगला आता है बेसिक स्ट्रक्चर, कि अगर कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट से पारित होकर आया है, अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर, अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए या बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे के बाहर हो। अगर आपको याद आ रहा हो, इसका पिछला हमारा वीडियो यही था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में हमने डिटेल रूप से डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यहाँ से एक केस आया था केशवानंद भारती केस, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया गया था। केशवानंद भारती केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का प्रोविजन लाया गया था। यहाँ से केशवानंद भारती केस के बारे में, केशवानंद भारती केस, यहीं से केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। और इसमें कहा यह गया था कि पार्लियामेंट वो ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लाएगा जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो उसका मूल ढांचा है, उसे उसके खिलाफ हो। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ अमेंड करेगा, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ ला सकता है, पिछले लॉ को इनेक्ट अमेंड कर सकता है, लेकिन वो जो अमेंडमेंट है या फॉर्मुलेटिंग का प्रोसेस है, इनेक्टिंग का प्रोसेस है, वो इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो अगर यहां से निकलेगा क्या कि अगर कोई भी लॉ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर उसके मूल ढांचे के खिलाफ है, तो फिर उतने लॉ को, उतने हिस्से को नल एंड वॉइड यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। अब सवाल अपना पैदा होता है कि क्या जो ये फॉर्म लॉज है वो फॉर्म लॉज क्या कंटेंट के बेसिस पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ से एक और मुद्दा सामने आया था कुछ दिन पहले कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। यहाँ से एक मुद्दा आगे आया था कि जो फॉर्म लॉज हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो ये तीनों कृषि कानून पारित किए गए हैं, ये जो लॉ है वो जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 246 में इस बारे में बताया गया है कि कौन सा लॉ कौन बनाएगा, कौन सा लॉ स्टेट मैटर में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कौन सा लॉ यूनियन लिस्ट में आता है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो आपको पता होगा कि इंडिया एक फेडरल नेशन है, इंडिया में फेडरलिज्म का प्रोसीजर चलता है, जहाँ पे इस बात के बारे में डिटेल प्रोविजन किया गया है कि इंडिया में जो भी स्टेट है, सेंटर है, उनका अपना अलग अलग काम है, किसी एक के काम में दूसरा कोई दखल नहीं दे सकता। तो कितने तो ये कह रहे हैं कि जो ये फॉर्म लॉज है वो पार्लियामेंट ने गलती से बना दिया है, पार्लियामेंट को वो बनाने की शक्ति थी ही नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में एक प्रिंसिपल आता है, फेडरलिज्म का प्रिंसिपल। तो कितने तो ये कह रहे हैं, कितने लोगों का ये कहना है कि जो ये फॉर्म लॉज है वो फॉर्म लॉज का बनाने का तरीका जो है फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं हनन कर रहा है, फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। तो यहां से अगर हम इसको डिटेल में और देखें तो डिटेल में देखने के लिए मैं आपको बता देता हूं। यहां से क्या निकल के आएगा कि एक टर्म होता है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर। ये लेजिस्लेटिव पावर कौन सा पावर, किस
पॉइंट पे, किस टॉपिक पे लॉ बनाने का, किस टॉपिक पे प्रोविजन करने का किनके पास अधिकार है, इससे रिलेटेड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। और आर्टिकल नंबर 246 में 3 तरह के लिस्ट के बारे में बताया गया है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। ये वैसे स्टेट लिस्ट में उन सारे प्रोविजन, उन सारे टॉपिक को डाला गया है जिन टॉपिक पे जो लॉ बनाने का अधिकार है वो सिर्फ स्टेट के पास होगा। यूनियन लिस्ट में आने वाले जो भी मैटर है, उन मैटर पे जो लॉ बनाने का पावर है वो किसके पास है? यूनियन लिस्ट के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर डाले गए हैं उन पर स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों लॉ या दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ से आता है आर्टिकल नंबर 246, और इसी के पैरेलल एक आर्टिकल नंबर, आपको अगर पता हो तो आर्टिकल नंबर 254 चलता है, जो ये बताता है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, स्टेट लिस्ट में ये तो क्लियर है कि इस पर जो भी आर्टिकल, जो भी मैटर बनेगा, जो भी मैटर है, इस पे जो लॉ बनेंगे वो स्टेट बनाएगा, इसमें जो भी है उस पर यूनियन बनाएगा। लेकिन बात रही अगर कॉन्करेंट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले मैटर पे स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकता है। अब रहा भैया, अगर बाई चांस इस पे अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, क्या हुआ कि स्टेट लिस्ट बारे में यूनियन लिस्ट ने बना दिया, पता चला यूनियन लिस्ट में आने वाले मैटर पे स्टेट ने लॉ बना दिया, या कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले जो भी मैटर है, अब स्टेट, यहाँ पे स्टेट को भी बनाने का पावर है और सेंटर को भी बनाने का पावर है। अब क्या हुआ कि सेंटर ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो स्टेट को मंजूर ना हो, स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जो सेंटर को कहीं ना कहीं जो कि परेशानी हो रहा है, तो फिर इन सारे डिबेट का समाधान कैसे होगा? जो भी डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो आर्टिकल नंबर 254 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी बिटवीन द स्टेट एंड लॉज, स्टेट एंड सेंटर, अगर स्टेट और सेंटर के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, विवाद क्रिएट होता है, उस कंडीशन में जो सेंटर का लॉ है उसे प्राइमरी माना जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिस पर सेंटर ने भी लॉ बनाया है और स्टेट ने भी लॉ बनाया है, और अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है, उस कंडीशन में जो प्राथमिकता दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा? सेंट्रल लॉ को। तो यहाँ से तो आर्टिकल, अब देखिए यहाँ पे 246 और 254 में हमने क्या देखा कि जो लॉ बनाने का पावर है वो कौन से मैटर पे, किनके पास वो पावर है लॉ बनाने का। अब अगर बात किया जाए फॉर्म लॉ का, तो फॉर्म लॉज में अब यहाँ से ये बात निकल के आता है कि क्या लेजिस्लेटिव पावर के बेसिस पर, क्या जो फॉर्म लॉ का को बनाने का जो पावर है वो स्टेट के पास था या सेंटर के पास था? क्या पार्लियामेंट ने गलती से उस पर लॉ बना दिया क्योंकि वो जो लॉ था वो स्टेट के पास था? इन सारे मुद्दों को हम डिटेल में समझते हैं, इसको हटाते हैं। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या जो फॉर्म लॉ बना हुआ है वो फॉर्म लॉ बनाने का अधिकार, फॉर्म लॉ बनाने का जो पावर है वो वास्तव में पार्लियामेंट के पास था भी या नहीं था, गलती से उसने तो नहीं बना दिया। इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ से देखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है, अपने पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव पावर है, जो ये बताएगा कि किन किन मैटर पे लॉ बनाने का पावर किन किन के पास है। इसमें अगर हम देखें तो 2 टॉपिक को हम देख लेंगे, स्टेट लिस्ट को और कॉन्करेंट लिस्ट पे। यहाँ पे यूनियन लिस्ट मैं इसलिए नहीं दिख रहा हूँ कि अगर बाई चांस अगर यूनियन लिस्ट का अगर यहाँ मुद्दा होता भी, अगर यूनियन लिस्ट के बारे में, अगर यूनियन लिस्ट में आने वाला अगर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फॉर्मूला बना भी है, अगर वो यूनियन लिस्ट में आता तो फिर इन तरह के जो भी विवाद हो रहा है उस विवाद होने का कोई संभावना ही नहीं था कि भैया हमने हमारे मैटर में था, हमने बना दिया, तुमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट लेकर है कि स्टेट लिस्ट में ये जो फॉर्मूला बनाने का जो पावर है वो स्टेट लिस्ट में था या नहीं था। फिर बात आता है कि क्या ये जो मैटर था वो कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में तो नहीं था, क्योंकि अगर करंट लिस्ट में अगर रहा तो मैंने अभी आपको आर्टिकल 254 के बारे में बताया कि अगर ये जो फॉर्म लॉ बनाने का जो मैटर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बाय चांस अगर ये कॉन्करेंट लिस्ट में होता तो फिर जो भी आर्टिकल 254 एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट होगा, भैया सेंटर वाला मान लिया जाएगा, सेंटर वाले को प्राथमिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर अब हम देखेंगे कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इन सारे लॉ को लेकर कैसे कैसे प्रावधान डाले गए हैं, तो देखिए स्टेट लिस्ट में एक एंट्री नंबर आता है 14, एंट्री नंबर 14 में साफ साफ लिखा गया है एग्रीकल्चर, यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे जो 2-3 जो एंट्री आएंगे, इन एंट्री को आप ध्यान से देखिए, और यहीं से अभी हमें इस बात के बारे में इस बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये जो लॉ है, जो फॉर्म लॉ बनाने का जो पावर है वो
किसके पास था, क्या सेंटर के पास था भी या नहीं था। तो एंट्री नंबर 14 ऑफ स्टेट लिस्ट सेज अबाउट एग्रीकल्चर, यानी कि स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 14 में एग्रीकल्चर दिया हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लॉ बनाने का पावर है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। फिर आता है एंट्री नंबर 26, जो एंट्री नंबर 26 क्या कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल नंबर 26 टेल्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स विच विल कॉमर्स विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 26 है वो उस राज्य के अंतर्गत, जिस राज्य में लॉ बनाया जा रहा है उस राज्य के अंतर्गत जितने भी ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो बनाने का पावर किसके पास है, उस स्टेट के पास है। फिर अगर हम देखें एंट्री नंबर 27 का, 27 तो इसमें बताया गया है प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड जो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 27 है वो क्या कहता है कि किसी उस राज्य के अंतर्गत अगर कोई भी किसी भी राज्य में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर जो सामान है वो भी गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएगा, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो लॉ बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट लिस्ट के पास है। अब देखिए भैया ध्यान से, ये जो इतने हमने 3 एंट्री को ध्यान से देखा, इन 3 एंट्री को अगर हम देखें तो यहां से क्या समझ में आता है कि एंट्री नंबर 14, 26 और 27 तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लॉ बनाने का पावर था वो तो भैया सेंटर के पास था ही नहीं, वो तो साफ साफ दिया हुआ है कि स्टेट के पास है। तो सेंटर ने कानून बना ही कैसे दिया, अगर वो पावर जो लॉ बनाने का पावर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है तो फिर सेंटर ने लॉ कैसे बना दिया, वहां पे सेंटर के पास तो पावर थी ही नहीं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 14, 26 और एंट्री साफ साफ बोल रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट हो, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारे मुद्दों पर। और अगर आप तीनों लॉ को, अगर तीनों फॉर्म लॉज को अगर ध्यान से देखें तो वो इन्हीं सारे बातों को लेकर है, तो आपने बना ही कैसे दिया। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्करेंट लिस्ट को, तो कॉन्करेंट लिस्ट का एंट्री नंबर 33 पढ़ लीजिए, एंट्री नंबर 33, एंट्री नंबर 33 अगर कॉन्करेंट लिस्ट की पढ़े तो क्या कहता है, प्रोडक्शन, सप्लाई, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए यहां से पूरा पासा पलटा, जो भी यहां पे दिया हुआ है इसको ध्यान से यहां देखिए, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कॉमर्स, पूरा पासा पलट गया। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33 में साफ साफ दे रखा है कि प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इन सारे मुद्दों, ये सारे जो मैटर हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के भी अंदर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे अपने बात को अगर कहें तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर ये सारे मैटर पड़ गए तो भैया सेंटर पावरफुल हो गया। यहाँ से क्या निकला कि सेंटर पावरफुल है। अगर ये सारे मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में पड़े तो सेंटर का लॉ तो प्राथमिक माना ही जाएगा। अब यहाँ पे सिंस अब यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो फॉर्म लॉज हैं वो फॉर्म लॉज कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ पे और अगर एक बात मैं बोलूं तो आर्टिकल नंबर 26 स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 26 और एंट्री नंबर 27 के पहले एक बात लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन द एंट्री नंबर 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, साफ साफ लिखा गया है। और अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि किसी भी अगर किसी भी आर्टिकल या किसी भी लॉ के पहले ये लिख दिया गया कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन दैट, मेंशन्ड इन दोस या मेंशन्ड इन एनी आर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है ये बात प्राथमिक नहीं है। जिस बार कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन इन दैट आर्टिकल, वो आर्टिकल प्राथमिक होगा, उस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए इसको चलना है, उसके साथ साथ जहां तक संभव होगा वहां तक ये काम करेगा। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन द एंट्री नंबर 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके बाद इन सारे बातों को लिखा गया है। यानी कि ये सब स्टेट लिस्ट में काम तो करेंगे लेकिन इन बातों को इन पर जो है लॉ बनाने से पहले इसको देखना, एंट्री नंबर 33 को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि
इसी को लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन एंट्री नंबर 33। तो यहाँ से जो कि पावर बना, जो लॉ बनाने का जो पावर है वो आ गया। अब जो इस पर प्रिवेल करेगा वो कौन करेगा? सेंटर करेगा, क्योंकि अब ये सारे मैटर किस में आ गए? कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33। और कॉन्करेंट लिस्ट में आते ही ये सब चले गए सेंटर के हाथ में, मैक्सिमम पावर चला गया वहां पे। अब यहाँ पे जो भी डिबेट हुआ है, जो भी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, उसका जो प्राथमिकता दी जाएगी किसको दिया जाएगा? सेंटर को। अब देखिए जहां से अब आप खुद इस बारे में विचार कीजिए, इस बारे में सोचिए कि क्या जो कंटेंट के बेसिस पे अगर कोई चाहे इन फॉर्म लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना, तो क्या कंटेंट के बेसिस पे ये फॉर्म लॉज कहीं से भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिख रहे हैं? नहीं। यानी कि on the basis of content mentioned in the form laws, these form laws are not unconstitutional, these form laws are totally constitutional। यहां से हमने क्या समझा कि कंटेंट के बेसिस पे जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रहे। ठीक, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कंटेंट के बेसिस पे तो ये क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्म लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देख लेते हैं कि प्रोसीजर के बारे में क्या इस पर जो राय विमर्श है वो क्या है कि क्या प्रोसीजर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर दिस फॉर्म लॉज कैन बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल, कि प्रोसीजर के बारे में इस फॉर्म लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अब बात आए अगर प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में साफ साफ देखिए, जो भी बिल पास हुआ है, जो भी एक्ट बना है, उस एक्ट को बनाने के लिए बिल लाया गया होगा, उस बिल को प्रोसीजर क्या कहता है? लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फाइनली प्रेसिडेंट का उस पर प्रेसिडेंट साहब अपना एसेंट देंगे, प्रेसिडेंट साहब उस पर मुहर लगाएंगे, फाइनली लॉ बन जाएगा। अब देखिए यहां पे हुआ क्या कि सबसे पहले ये लॉ गया लोकसभा में, और भैया इसको तो आप भली भांति जानते होंगे कि लोकसभा बाएं हाथ का खेल है, लोकसभा से तो पास होना एकदम आसान है भैया। प्रधानमंत्री अपने जो लॉ बनाने वाले हैं, जो भी लोकसभा के मेंबर है, मेजोरिटी अपने हाथ में है, तो यहां से तो पास होना ही होना है। अब यहां से जैसे तैसे पास हुआ और पास होकर ये पहुंचा कहां? राज्यसभा में। अब जो भी लोचा है वो यहीं पे है, राज्यसभा में ही कितने जो है डिस्प्यूट हुए, कितने डिबेट हुए, कितने अलग अलग तरह के लोग वहां पे अपना स्टैंड दे रहे हैं, अलग अलग राज्यसभा में बहुत लंबा डिबेट चला, बहुत लंबा जो है कि सीटिंग रहा। और यहाँ से जो फाइनली डिसीजन निकल के आया वो क्या रहा कि जिस दिन ये लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचा, उस दिन का डेट जो था वो 20 सितंबर 2020। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस दिन था संडे था। अब देखिए, राज्यसभा में पहुंचा 20 सितंबर 2020 को। अब यहां पे जब गया तो इस दिन, जिस दिन ये 20 सितंबर 2020 के दिन, जिस दिन लोकसभा से राज्यसभा में पारित होकर गया, जो टोटल स्ट्रेंथ उस दिन वहां का था, टोटल स्ट्रेंथ 242 था, 242 टोटल स्ट्रेंथ था। अब देखिए, अब यहां से सवाल पैदा होता है कि क्या लोकसभा से पारित हो जाने के बाद जब राज्यसभा में ये पहुंचा, तो राज्यसभा में जो भी प्रोसीजर हुआ, उस प्रोसीजर के ऐसा प्रोसीजर होगा क्या? वहां पे वोटिंग होगा, जो कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है, वहां पे मेजोरिटी देखी जाएगी। अगर मेजोरिटी जिसके हाथ में रहा, अगर मेजोरिटी मिला इस फॉर्म लॉज को, तो भैया उसको पास होना ही है। तो क्या प्रोसीजर के बेसिस पे क्या मेजोरिटी उसका इसके हाथ में जो फॉर्म लॉज था, उस फॉर्म लॉज के तरफ मेजोरिटी थी या नहीं थी? उस मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखा जाए, तो क्या मेजोरिटी के बेसिस पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होगा? क्या ये बिना मेजोरिटी का ही ये पास किया जा चुका है? तो देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है कि मेजोरिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टर्म है वॉइस वोटिंग। इसको जरा ध्यान से समझिए। उस दिन जो अपने राज्यसभा के चेयरमैन साहब थे, उस दिन उन्होंने कराया वॉइस वोटिंग। वॉइस वोटिंग का मतलब कि नॉर्मली तो होता है कि सब कोई अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं और वहां से सब कोई वोटिंग कर रहा है, लेकिन उस दिन दिक्कत क्या था, चूंकि कोरोना के वजह से, कोरोना महामारी में सब कोई अपने अपने जगह पे था नहीं, क्योंकि सब कोई अगर अपने अपने सीट पे बैठे तो जो कि 2 गज की दूरी जो फॉलो करना है वो नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें अलग अलग थोड़ा दूर दूर पे बैठाया गया था। और दूर दूर पे बैठाने की वजह से अगर सब कुछ अपने अपने सीट पे है, तो उनके जो उंगलियों के माध्यम से जो वोट करेंगे, वहां से जो सभापति हैं वो उसको काउंटिंग करेंगे, जो कि उस समय संभव था नहीं। इस कारण उस दिन कराया गया था वॉइस वोटिंग कि कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके पक्ष में है, विपक्ष में है। जिसको जो पक्ष में है, हाँ भैया हम इसके पक्ष में हैं, जो विपक्ष में नहीं, हम इसके विपक्ष में हैं। तो इस तरह से जो सभापति होते हैं वो वॉइस वोटिंग कराकर कि कौन कौन इसके पक्ष में है, कौन कौन इसके विपक्ष में है, और अपने वैसे आंखों से नॉर्मली गिनती कर लेते हैं। और नॉर्मली
अगर साफ साफ दिख जाए कि हाँ इसके पक्ष में ज्यादा वोट है, इसके विपक्ष में कम वोट है, तो डायरेक्ट इसको जो है कि पास कर दिया जाता है। अब यही उस दिन हुआ था, वॉइस वोटिंग का ही प्रोसीजर हुआ था, और वॉइस वोटिंग के प्रोसीजर के थ्रू इसे मिल गया मेजोरिटी। अब यहां से सवाल ये उठता है कि क्या मेजोरिटी के बेसिस पे कोई इसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की अर्जी लगा सकता है मेजोरिटी को बेस मानकर कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए यहां से निकल के आता है एक आर्टिकल नंबर 122। इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 122 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर हुए जो भी प्रोसीजर है, जो भी किसी लॉ को इनेक्ट करने का जो भी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का बात विमर्श करेगा ही नहीं। यानी कि आर्टिकल नंबर 122 साफ साफ कहता है कि द प्रोसीजर डन इन द पार्लियामेंट आर नॉट कीप इन द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसे बेस मानकर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार विमर्श करेगा ही नहीं। तो यहां से क्या निकला कि आर्टिकल नंबर 122 साफ साफ कह रहा है कि कोई भी इसको मेजोरिटी के बेसिस पर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 122 के तहत कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर मौजूद पार्लियामेंट में हुए प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट के सामने ला ही नहीं सकता है। अब देखिए, अब रहा बात यहां से कि फाइनली हमें क्या मिला कि जो फॉर्म लॉ है वो फॉर्म लॉ क्या प्रोसीजर के दृष्टि से, प्रोसीजर के बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं। यानी कि अब नॉर्मली अगर हम फाइनली कंक्लूजन अगर निकालें कि चाहे वो कंटेंट का बेसिस हो, चाहे वो प्रोसीजर का बेसिस हो, जो फॉर्म लॉ है वो फॉर्म लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो फॉर्म लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो भी वाद विवाद चल रहा है, जो भी विरोध चल रहा है, उस विरोध में बीच में गृह मंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब भी बीच में इंटरवीन किए थे, फिर भी जो मैटर है वो मैटर शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ से बीच में तो ये भी हुआ था कि जो हम लॉ इनेक्ट किए हुए हैं उस लॉ में हम थोड़ा सा अमेंड करेंगे, थोड़ा सा हम सुधार लाएंगे, लेकिन फिर भी जो किसान यूनियन है या फिर जो भी विरोध करने वाले हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हों, किसान भाई हों, वहां से ये निकल के कि हमें उससे मतलब नहीं है, आप इस पूरे लॉ को वापस लीजिए। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन यहाँ से हम जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेस मान के जो भी अब तक देखे हैं, ये जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है भैया, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। तो यहाँ से ये सब बात क्लियर हुआ। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।